नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती है कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में आपको हम जानकारी देने वाले हैं अनानास की खेती और उसके प्रसंस्करण के बारे में। मिलवाएंगे आपको एक प्रगतिशील किसान से और अंत में बात होगी डेयरी उद्यमिता विकास योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हमने आपको बताया, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अनानास के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण के बारे में। तो उससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियां लेना पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि अनानास का सेवन तो किया जाता ही है, साथ ही साथ उसका जूस भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। बात करें हमारे देश में इसके उत्पादन की, तो हमारे देश में इसका उत्पादन 1.5 करोड़ टन के करीब जा चुका है। त्रिपुरा में इसकी एक किस्म को राजकीय फल घोषित किया जा चुका है और कर्नाटक में भी इसका अच्छा उत्पादन आज के समय में किया जा रहा है। तो आइए अनानास के उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित लेते हैं कुछ खास जानकारियां। अनानास की ज्यादातर खेती असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और गोवा में होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छोटे पैमाने पर इसे उगाया जाता है। हमारे देश में 92,000 हेक्टेयर पर 14,96,000 टन का सालाना उत्पादन होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम पाया जाता है। अब्दुल रऊफ कर्नाटक के रहने वाले हैं और अनानास की खेती करते हैं। वो मूल्यवर्धन के जरिए भी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। इसके बावजूद खेती में वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया वाह वाह कर रही है। अब्दुल रऊफ नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी खेती काफी उन्नत हो गई है और ज्यादा मुनाफा देने वाली भी। पहले वो 1 एकड़ में सिर्फ 10,000 पौधे लगा पाते थे और 2 साल में एक फसल लेते थे। आज उनकी फसल 1 साल में ही तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में वो 40,000 पौधे लगाने की बात सोच रहे हैं। उनका इरादा ऐसी खेती करने का है जिसमें कम लागत और कम मजदूरी में ही अनानास उगाया जा सके। अब्दुल रऊफ आज 400 एकड़ जमीन पर अनानास की खेती कर रहे हैं। जाहिर है उनके पास उत्पादन बहुत ज्यादा होता होगा। इतनी ज्यादा फसल को बेचना भी अपने आप में चुनौती है। फसल बेचने के लिए उन्होंने मुंबई के खरीदारों को अपने खेतों पर बुलाया। खरीदारों को फल पसंद आया तो दूसरे शहरों के भी रास्ते खुलते चले गए। आज उनका अनानास पूरे देश में जा रहा है। कम क्वालिटी के अनानास का प्रसंस्करण कर रहे हैं। प्रसंस्करण में सबसे पहले अनानास का ऊपरी सिरा अलग करते हैं, फिर मशीन से छिलका उतारते हैं, फिर गूदे को ठीक से साफ करते हैं। मशीन से ही इसके गोल गोल टुकड़े करते हैं और डिब्बों में भरते हैं। जरूरत के हिसाब से इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लेते हैं। इसके बाद बड़े टैंकों में चीनी और दूसरी जरूरी चीजें मिलाई जाती हैं। फिर इस मिश्रण को अनानास के डिब्बों में भरकर पैक कर देते हैं। इसके बाद रिटार्टेशन होगा, यानी डिब्बों को कुछ देर के लिए गर्म पानी में और ठंडे पानी में रख देंगे। इस तरह अनानास मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाएगा और साल भर इस्तेमाल हो सकेगा। अब्दुल रऊफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। बहुत से पुरस्कार भी वो अपने नाम कर चुके हैं। धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने भी उन्हें पुरस्कार से नवाजा था। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज के समय में खेती एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है जिससे आप अपनी आमदनी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेंगे उन्नत तकनीकों का या फिर कहें आधुनिक तकनीकों का उपयोग, तो निश्चित तौर पर आप अपने श्रम को घटा सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ लागत में भी कमी लेकर आ सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान जयद्रथ जी से, जिन्होंने अपने 17 साल दे दिए कृषि के क्षेत्र में और साथ ही साथ आधुनिक तकनीकों को खेती में अपनाया, दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। आज के समय में वे अपने पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं खेती किसानी। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। खूबसूरत टमाटर और करीने से उगी फसलें। ये खेत किसी विदेशी किसान का नहीं बल्कि भारतीय किसान का ही है। जयद्रथ चौहान हरियाणा के एक गांव मनौली के रहने वाले हैं। उनका गांव सोनीपत जिले में पड़ता है। खेती इनके परिवार का पुश्तैनी पेशा था। इसके बावजूद पिता ने जयद्रथ को पढ़ाने की ठानी। बीए पास करने के बाद इन्होंने नौकरी तलाश की, लेकिन कोई खास नौकरी नहीं मिल पाई। लिहाजा पुश्तैनी काम में लग गए, यानी किसान बन गए। किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से खेती उनकी रगों में थी। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी का हाथ भी बटाया करते थे, इसीलिए प्रचलित तरीकों से खेती करना उनके लिए कोई नया अनुभव नहीं था। जयद्रथ जब 7वीं कक्षा में थे तो पिताजी गुजर गए। माता सीधी साधी औरत थी। इसके बावजूद उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। पढ़ा लिखा इंसान जब कोई काम करता है तो अलग तरीके से करता है। जयद्रथ ने शुरुआत में गेहूं, धान और गन्ने जैसी प्रचलित फसलें उगाई। इन फसलों से बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, बस किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो जाता था। तब जयद्रथ के मन में यही सवाल आता था कि आखिर किसानों को उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल पाता। यही सवाल उन्हें मछली पालन तक ले गया, लेकिन इस काम में निराशा हाथ लगी। काफी नुकसान हो चुका था। इसके बावजूद जयद्रथ हार नहीं माने। उन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की। सब्जियों ने उन्हें सहारा दिया और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। आज वो खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च उगा रहे हैं। स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, चुकंदर और आलू की भी खेती कर रहे हैं। खेती को और उन्नत बनाने के लिए उन्होंने टपक सिंचाई अपनाई। ये फैसला जबरदस्त रहा। इससे न सिर्फ पानी की बचत हुई बल्कि लागत भी घटी। समय गुजरता रहा। वो कभी सब्जी की खेती करते, कभी फूल उगाते। 2011 में जयद्रथ ने पहली बार पॉली हाउस की खेती शुरू की। मनौली गांव के लिए पॉली हाउस एकदम नया विचार था। पैसा नहीं था तो सरकार की मदद से लोन लेकर काम शुरू किया। पॉली हाउस में टमाटर और शिमला मिर्च की खेती शुरू की। अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आमदनी होने लगी थी। पॉली हाउस में बीमारियों और कीटों का खतरा कम ही रहता है और फसलें मौसम की मार से भी बची रहती हैं। यही वजह है कि उनकी गुणवत्ता शानदार होती है। अच्छी गुणवत्ता की वजह से पॉली हाउस में उगाई फसलों का भाव काफी ज्यादा मिलने लगा। अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी थी। उनकी कामयाबी के चर्चे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी होने लगे थे। जयद्रथ यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आधुनिक खेती के इच्छुक दूसरे किसानों को साथ लिया और 8-10 लोगों का समूह बनाया। ये समूह खेती के आधुनिक तरीकों पर सलाह मशवरा करता और उन्हें जमीन पर उतारता। पॉली हाउस की खेती ने जयद्रथ के दुखों को पीछे छोड़ दिया। अब नंबर था मार्केटिंग का। खेती के दौरान उन्होंने महसूस किया कि बिचौलिए किसानों से कहीं ज्यादा आमदनी पा रहे हैं, इसीलिए वो उपभोक्ताओं तक सीधे सब्जी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सब्जियां अच्छी गुणवत्ता वाली थी, इसीलिए 5 स्टार होटलों से संपर्क किया। बात बन गई और आज उनकी सब्जियां बड़े-बड़े होटलों की टेबल तक पहुंच चुकी हैं। जयद्रथ चौहान की वजह से मनौली गांव की पहचान दूर-दूर तक हो चुकी है। दूसरे जिलों से भी बहुत से किसान उनके पास उन्नत खेती के बारे में जानने के लिए आते हैं।
उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए 2014 में पुरस्कार भी दिया गया। जयद्रथ कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ नया करने का जज्बा अभी भी मरा नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जयद्रथ और भी नई ऊंचाइयों को छू जाएं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आपकी उन्नति के लिए हमारी वर्तमान सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ मिल सके। और वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग भी अब कृषि के क्षेत्र या फिर पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ सके। ये योजनाएं काफ़ी लाभकारी होती हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं डेयरी व्यवसाय से जुड़ी एक योजना के बारे में, जिसका नाम है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। अगर आप डेयरी का व्यवसाय करते हैं या फिर अगर आपके पास पशु हैं, तो किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में।
डेयरी उद्यमिता विकास योजना भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रगतिशील दर को बढ़ाने और नए उद्यमियों को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2010 में हुई थी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए नए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक पैमाने पर दूध को संभालने के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक तकनीक में सुधार करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए ताकि प्रारंभिक स्तर पर दूध को प्रोसेस किया जा सके और स्वरोजगार उत्पन्न करना, और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना को सरकार द्वारा लागू किया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है। ये योजना डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए छोटे डेयरी फार्म और अन्य सहायक की स्थापना के लिए सहायता का विस्तार करती है। इस योजना के मुताबिक डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत दुग्ध उत्पाद बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दुग्ध उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीदे जाते हैं। अगर पशुपालन में उपयोग की जाने वाली किसी मशीन को खरीदने में 13.20 लाख रुपए की लागत आती है तो इस पर 25% की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी शुरू की जा सकती है। इसकी लागत पर भी सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है। किसान, उद्यमी, कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सरकारी समितियां आदि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों को परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, हमारे जीवन में वेदों का काफी अच्छा असर पड़ता है। इसलिए अथर्व वेद में भी ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। लेकिन धरती माँ की सेहत अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। एक समय था जब हमारे किसानों ने रसायनों का अंधाधुंध उपयोग किया और मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। लेकिन अब वो दौर एक बार फिर से वापस आया है जब हमारे किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर हुआ है और सरकार भी इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है। लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं।
इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती की घोषणा की है और सबसे आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और इसका सीधा अर्थ ये है कि रासायनिक खेती नहीं करनी है, मतलब कि रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। जो उर्वरक हम प्रयोग करते थे, यूरिया है, DAP है, या जो पेस्टिसाइड्स प्रयोग करते थे कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को करने के लिए, रोकने के लिए, उनका प्रयोग न करके बल्कि जो प्राकृतिक रूप से जो खेती हो सकती है, जिसमें कि जैविक खाद है या जो गोबर से बनाने वाले तमाम तरह के घोल हैं, जिससे बीज का शोधन हो या ज़मीन का शोधन हो, उसको किया जाए। एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि ये गाय या जानवर पर आधारित खेती है और उससे निकलने वाले तमाम जो उत्पाद हैं, जो खेती में जो अवशेष हैं, उनका प्रयोग करते हुए कैसे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाया जाए। पहले भी जब रासायनिक का प्रयोग खेती में शुरू नहीं हुआ था, तो हम जानते हैं कि पहले लोग प्राकृतिक खेती करते थे, जिसमें कि गोबर की खाद डालते थे, जो भी खरपतवार थे उनको सड़ा करके ज़मीन में पुनः डालते थे, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उस पद्धति को लाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, इसका देश भर में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो फ़ायदे सबको दिखाई पड़ते हैं वो ये है कि रसायन नहीं डालेंगे तो लागत कम होगी, रसायन नहीं डालेंगे तो जो उत्पाद पैदा होगा उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि फसल तैयार है और लोग पेस्टिसाइड्स का और रसायनों का प्रयोग करते हैं और दूसरे दिन ही फल और सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में बेचने कर ले आते हैं, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू रहते हैं। तो निश्चित रूप से उत्पाद जो होगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। और इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं। और पहला प्रयास तो ये है कि जो कुछ किसानों ने या किसानों के कुछ समूह ने जो विशेषज्ञता हासिल की है प्राकृतिक खेती में, उसका विभिन्न परिस्थितियों में आकलन करने का काम कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं पूरे देश में। और आकलन करके जो पद्धति विकसित की गई है वो कैसे पूरी तरह से परफेक्ट की जा सकती है और कैसे पूरे देश में उसकी संशोधित की जा सकती है, इस पर काम शुरू किया गया है। दूसरा काम ये भी शुरू किया गया है कि साथ में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो संस्थान हैं,
उनके ऊपर कुछ प्रदर्शन की इकाई लगाई जाए। हमारे केंद्र के कुछ क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जाए और जब भी किसान वहाँ पर आते हैं या जो दूसरे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उनको उन प्रदर्शनों को दिखाया जाए, जिसे देख करके वो समझ पाएँ कि प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसको कैसे किया जाना चाहिए। तो अभी आपने प्राकृतिक खेती से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।